जी, अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत कि मैं पहले पिछले हफ्ते भी लैब नहीं ले सका, मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम था और इस वीक भी मैंने प्लान किया था कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर लैब कंडक्ट करेंगे, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और नज़ला ज़ुकाम मौसम की वजह से जो हो रहा था, ना हो गया, ये ना हो गया, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी एहतियात कर के मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि भाई घर में ही जो है वो घर से ही ऑनलाइन लैब जो है वो कंडक्ट कर ली जाए। और आप लोगों को भी काफ़ी लोगों को मसले थे कि भाई हम यूनिवर्सिटी नहीं आ पाएंगे या जो भी मसला मसाइल है, तो इस वजह से जो है हमने कहा कि चलो इस वीक जो है यूनिवर्सिटी नहीं जाते और ऑनलाइन ही जो है 2 लैब्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश मैं यही करूँगा कि आहिस्ता से बोलूँ, आज कम थोड़ा सा बोलूँ क्योंकि ज़ाहिर है इससे थोड़ा सा आवाज़ पे भी असर पड़ता है, बट कोशिश ये होगी कि जो अभी आपके सवालात हैं उनके जवाबात जो है हम लोग दे सकें और आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकें। सही है, तो आई होप कि कितने स्टूडेंट्स अभी क्लास में, अभी 13 स्टूडेंट्स आ गए। तो इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी बच्चों ने, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लैब के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने जो है वक्त से पहले जो है अपने लैब के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो कंप्लीट किए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है इतनी मेहनत से और इतनी लगन से जो है वो काम कर रहे हैं और चीज़ों को सीरियसली जो है वो ले रहे हैं। बाकी एक और चीज़ जो मैंने आपसे एक कमिटमेंट ये की थी कि मैं सारी की सारी लैब्स की जो है सबमिशंस ऑन करूँगा, ताकि जो लैब बच्चों की रह गई है वो जमा करवाते हैं। तो वो मेरी कमिटमेंट अभी भी अपनी जगह पर है और मैं इंशाल्लाह जब जब भी ऑन करूँगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म लाजमी करूँगा, ताकि जिसकी जो भी लैब रह गई, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे शुरू से चेक करनी तो होंगी लैब्स, तो मैं आपको फिर एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दूँगा जब मैं सबमिशंस को ये है कि आप लोगों के लिए विजिबल करूँगा या ओपन करूँगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी अब मेरे ख्याल से 15 स्टूडेंट्स आ गए, तो मेरे ख्याल से बच्चे और ज्वाइन करते रहेंगे जब तक मैं फिर अपना लेक्चर जो है वो शुरू कर दूँ। आज की जो है बेसिकली हमें 2 लैब्स करनी है, दैट इज़ लैब नंबर 7 और लैब नंबर 8। ठीक है, मैंने अलग से कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मैं बेसिकली जब भी ट्रांजिस्टर के बारे में लाइक पढ़ाता हूँ तो मैं इसी वेबसाइट से रेफ़र करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई इसी वेबसाइट से डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ा दूँ और फिर ये है कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो लैब की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिख के कॉपी पेस्ट करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर ये है कि मैं आपको डायरेक्ट ये इसी में जो है वो पढ़ा दूँ इससे। सही है जी, तो लैब नंबर 7 जो है वो बेसिकली एन पी एन ट्रांजिस्टर्स के बारे और लैब नंबर 8 जो है वो पी एन पी ट्रांजिस्टर्स के बारे। तो एन पी एन पी ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये डायोड से किस तरीके से मुख्तलिफ है और ये हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, ये सारी की सारी बातें, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड ट्रांजिस्टर्स, ये सब चीज़ें जो है वो हम आज के लैब में डिस्कस करेंगे फुल फ्लैज, ताकि जो मसला जिसको है वो इसको डिस्कस करें और चीज़ों को क्लियर करता चला है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो ईसीडी कोर्स है वो इस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि समझे, क्योंकि आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आप आगे जाएंगे और कोर्सेज पढ़ेंगे, अगर ये इस लेवल पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई ना आपको, तो आगे जाके यकीन माने बहुत ज़्यादा मसला होगा। इसीलिए मेरे आपके लिए खुली ऑफर ये है कि जिसको जो चीज़ समझ नहीं आ रही ना वो उसी वक्त मुझे स्टॉप करे और मुझसे पूछ ले जाके, वो चीज़ वहीं की वहीं क्लियर हो जाए। झिझकने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई हम पूछेंगे तो हम नीचा हो जाएंगे या हमें नहीं, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो हाथ के हाथ पूछे, हाथ के हाथ क्लियर करें, ताकि ये कि आपको आगे मसला ना हो। क्योंकि ये जो है ना कोर्स आपका, ये एक बेसिक बिल्डिंग कोर्स है, इसके आगे 2 कोर्स और आएंगे जो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सही है, तो इसीलिए जो चीज़ नहीं समझ आ रही, जो चीज़ में मसला हो रहा है, वो हाथ के हाथ पूछें। अच्छा, अब मैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से लैब शुरू कर रहा हूँ। कितने स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर लिए हैं, 18 स्टूडेंट्स आ गए आई थिंक। अच्छे खासे स्टूडेंट्स की, तो हम लोग जो है वो लैब को शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा भाई, अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली उन खास किस्म की डिवाइसेस या उन फैमिली ऑफ डिवाइसेस का नाम है जो कि एक बहुत ही लिमिटेड वोल्टेज एंड करंट स्केल पर काम कर रही होती हैं। बाय द टर्म लिमिटेड वोल्टेज एंड लिमिटेड करंट स्केल,
I am actually referring to the fact that these devices operate on a low power scale. सही है, ऐसी डिवाइसेस जो कि कम वोल्टेज और कम करंट पर काम कर रही होती हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते, जिनको हम खास तौर पर क्लासिफाई करते हैं एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये बहुत ही समझे दो मुख्तलिफ जावी हैं। सही है, ये कह सकते हैं कि तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख जो है वो किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है और दूसरा रुख किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। जहां पे भी लिखा आएगा ना टर्म इलेक्ट्रॉनिक, ये जहनों में बिठा लें अपनी बातें, ताकि बाद में कभी भी कोई पूछे तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है कि आप ऐसे स्केल या ऐसे वोल्टेज एंड करंट स्केल पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड स्केल है। सही है, अगर हम बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ डायोड की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायोड को बहुत ज़्यादा कोई वोल्टेज दे दें और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे डायोड जो है भाई साहब काम कर रहा होगा। नहीं, डायोड की अपनी अंदर एक पीएन जंक्शन है, उसके अंदर उसकी एक सर्टन कैपेबिलिटी है कि भाई मैं इतना वोल्टेज और इतना करंट जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, मैं जल जाऊंगा, ख़राब हो जाऊंगा। आ रही बात समझ? और इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस पर काम कर रही होती है। आ रही बात? अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मशीन्स आती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए या घरों की पानी की मोटरें हो गई, मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए। दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। दीज आर नॉट क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सही, तो ये हम लोगों ने बात देखी थी। पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा हम लोगों ने स्टार्ट किया सेमीकंडक्टर से, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स आवर वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वाज अ वेरी बेसिक एंड अ सिंपल पीएन जंक्शन। क्या था? एक सिंपल पीएन जंक्शन था। हमने क्या किया, हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में इंटीग्रेट किया, या उसको हमने आपस में एमेलगमेट किया। एमेलगमेट का मतलब है कि आपने उन दो चीजों को आपस में जोड़ दिया। जब पी टाइप को और एन टाइप को आपने आपस में जोड़ा तो द रिजल्टेंट वाज अ डायोड, जिसको हम कहते हैं कि भाई अ सिंगल पी एन जंक्शन वाज फॉर्म। जब पी और एन टाइप को जोड़ा तो बीच में एक सर्टन रीजन, जिसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ का, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्यों? क्योंकि दैट रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ चार्जेस, या वहां पर जो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर है, या एक और टर्म ये होता है कि वहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स कोई नहीं है। सही है जी। तो हम लोगों ने डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। देन वी मूव टुवर्ड्स इट्स एप्लीकेशन, जहां पर हम लोगों ने रेक्टिफायर्स इन डिटेल देखे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव की दो टाइप्स देखी, फिर क्लिपर क्लैम्पर देखे, तो उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने जीना डायोड्स देखे, जो कि एक स्पेशल क्लास होती है डायोड्स। यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो प्रीवियस लेक्चर से, तो वो पूछ लें, फिर हम लोग एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ है जिसको क्लियर नहीं हुई हो, या सब सही सही चल रहा है? थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव करें और आप लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप लोग माइक्स वगैरह अपने यूज़ ना करें, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें क्लास में। जी, कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई हो या कोई मसला हो? क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया, थ्योरी में? सर क्लास में हमने ट्रांजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स पढ़ लिए हैं, मतलब पढ़ उनकी लिए? अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम ये कि ट्रांजिस्टर्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो है आप लोगों को कि ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। सही, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड। अच्छा, मगर ये कि क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं आपको थोड़ा सा उसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ, ताकि जो भी क्लास में भी क्लियर ना हो तो हम लोग कम से कम वो चीज़ यहाँ पर जो है वो समझ सकें। अच्छा, अब डायोड से ट्रांजिस्टर तक जाने की नौबत क्यों आई? मतलब हम लोग जब अगर ट्रांजिस्टर्स पढ़ रहे हैं या ट्रांजिस्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोटिवेशन बिहाइंड ट्रांजिस्टर्स? क्यों क्यों ट्रांजिस्टर्स वजूद में आए? हमारे पास स्विचिंग का काम जो है वो डायोड के जरिए हो रहा था, क्योंकि डायोड हमें क्या, कंट्रोल्ड कंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। डायोड का जो है इन केस ऑफ अ सिलिकॉन बेस्ड डायोड दैट इज 0.7 वोल्ट्स, 0.7 वोल्ट से नीचे में अगर वोल्टेज दूंगा तो मेरे पास कोई कंडक्शन नहीं हो रही। वाइस वर्सा, अगर मैं वोल्टेज ज्यादा दूंगा तो मेरे पास कंडक्शन हो रही होगी। तो मेरे पास जो स्विचिंग फिनोमिना है
वो तो मेरे पास डायोड के जरिए अचीव हो रहा है ना. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी स्टडीइंग अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर? कैन एनीवन एक्सप्लेन कि व्हाट इज द मोटिवेशन? क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ट्रांजिस्टर? क्या क्या वजह है जी? एम्प्लीफिकेशन पर्पस। हाँ, वेरी गुड, बेहतरीन. इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर सिर्फ एक पर्पस जो है ना, हमारा एक मकसद नहीं है जिंदगी का. हमारे जिंदगी के बहुत सारे मकसद, बहुत ज़्यादा मकसद है. मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए. सही है. मतलब आपके क्या है, और बहुत सारे बंदों, मतलब ये मैं एक कॉमन बता रहा हूँ, मतलब और सारे और भी हो सकते हैं. बट ये कि हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा पर्पसेस है लाइफ के. अब एक डिवाइस वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रही बिकॉज आई हैव मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स. तो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम चीज़ों को जो है ना एम्पलीफाई कर सकें. एम्पलीफाई का लफ्जी मायने होता है कि आप किसी भी चीज़ की पावर या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो एम्पलीफिकेशन की जहां बात आई तो वहां मैंने देखा कि भाई डायोड जो है ना वो तो इस काबिल नहीं है कि मैं उससे एम्पलीफिकेशन भी हासिल कर सकूं. तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा और मैं ट्रांजिस्टर्स की तरफ. अब ट्रांजिस्टर्स क्यों आए या ट्रांजिस्टर्स ही क्यों आए, अब इसके अलावा और क्यों नहीं आए कुछ, तो ये हम देखते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने डायोड की अगर बात करें तो डायोड इज basically made up of two pieces of semiconductor material and this forms a simple pn junction. और इसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया. सही है. अब ट्रांजिस्टर जो है या एक लेवल में ऊपर कैसे बढ़ा, मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई अगर मैं दो डायोड्स को या दो पीएन जंक्शंस को आपस में कनेक्ट करूं तो मेरे पास क्या रिजल्टेंट आ सकता है. तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, हम दो पीएन जंक्शंस को या दो डायोड्स को ऐसे कनेक्ट करें कि मेरे पास जो है ना एक कॉमन टर्मिनल जो है बीच में शेयर हो रहा हो. अगर इस चीज को मैं आपके सामने पेंट के जरिए समझाऊं आपको, तो फर्ज करें कि मेरे पास मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. ठीक है. ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन है. ठीक है. ये मेरे पास एक और पीएन जंक्शन है. ठीक है जी. अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा सा लेबल भी करते जाए साथ साथ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आती रहे और कोई मसला भी ना हो. ठीक है. ये मेरे पास दो पीएन जंक्शन है. ठीक है. अच्छा, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास है, इसको मैंने कह दिया एन, इसको मैंने कह दिया पी, इसको मैंने कह दिया पी, इसको मैंने कह दिया एन. ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया ऐसे. ठीक है. तो जब दो पीएन जंक्शंस आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो कि उनके दरमियान एक सर्टन रीजन आपस में कॉमन हो या म्यूचुअल हो, तो देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर. ठीक है. अब जो मेरे पास रिजल्टेंट डिवाइस फॉर्म होगी उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. वो मेरे पास कुछ इस तरीके से होगी कि वो मेरे पास फॉर्म हुई ऐसे. ये एक आ गया, ये बीच में आ गया कॉमन वाला, और ये. ठीक है. तो ये हो गया मेरे पास एन पी जो कि कॉमन शेयर हुआ है और एन. सही है. सो ये मेरे पास जो है एक रिजल्टेंट ट्रांजिस्टर मेरे पास बन गया जिसको हमने कहा कि दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पी लिखता और यहाँ पर एन को कॉमनली शेयर करवाता तो तब मेरे पास एक दूसरा ट्रांजिस्टर बनता जिसको हम कहते हैं पी एन पी. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो डायोड्स या दो पीएन जंक्शंस मौजूद हैं और मैं उनको सीरियली इस तरीके से कनेक्ट करूं कि मेरे पास बीच में एक कॉमन जंक्शन या एक कॉमन पॉइंट आपस में, so then I can have two different type of transistors, जिसको मैं एक को कह रहा हूँ कि एक मेरे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा है मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर. सही है. और लैब नंबर 7 जो है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और लैब नंबर 8 जो है वो पीएनपी की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है.
एनपीएन और पीएनपी बिल्कुल सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क इनमें होता है बाइसिंग का, और जंक्शन थोड़े से इनके उलट पुलट होते हैं। बाकी जिस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सही है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं आपको लैब नंबर 7 अच्छी तरीके से समझा दूं, तो लैब नंबर 8 करने में मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ जहां जहां एनपीएन है वहां आपको रिप्लेस करना है पीएनपी से, दैट्स इट। और सर्किट जो है वो उसकी शक्ल आपको लेकर आनी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नाउ जॉइन टुगेदर टू इंडिविजुअल सिंगल डायोड्स बैक टू बैक, this will give us two p-n junctions connected together in series that share a common p और n terminal। वही वाली बात है जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके बताई। द फ्यूजन ऑफ टू डायोड्स, अब जब मैंने दो पीएन जंक्शंस को आपस में फ्यूज किया या इंटीग्रेट किया या कनेक्ट किया, सो दिस प्रोड्यूसेस अ थ्री लेयर। अब मेरे पास जो डिवाइस फॉर्म हुई है वो हुई है अ थ्री लेयर डिवाइस with two p-n junctions and three terminals forming the basis of a bipolar junction transistor। ठीक है जी। तो मेरे पास दूसरी बात ये कि इसके अंदर थ्री लेयर्स है। लेयर्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर तीन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल है। पहला है एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर अगेन पी एन टाइप। तो ये हो गए एक, दो, तीन। सो दिस इज अ थ्री लेयर डिवाइस एंड टू जंक्शंस इसके अंदर है। और साथ साथ ये कि ये मेरे पास क्या है इसके अंदर, एक यहाँ पे लगेगा। सो दिस इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री लेयर सर डिवाइस। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही मेरी? एक मिनट रुकिएगा। आवाज आवाज कट हो रही है मेरी। अच्छा, अभी सही है? हेलो। सर यस बीच में सर। से अचानक गायब हो जाती है। अच्छा, जब ऐसा हो तो मुझे बता दिया करें, मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा बीच में जाके। मेरे ख्याल से नेट का कुछ इशू आ रहा है मेरे पास। चले, मैं जब ऐसा हो ना तो या तो मुझे कोई एक बंदा बीच में रोक दिया करे। अभी तो सही आ रही ना आवाज? यस अभी सर, सही अभी आ ठीक रही है। है? चलो अभी सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे कि हमारी जो रिजल्टेंट डिवाइस फॉर्म हुई है उसकी थ्री लेयर्स है, थ्री टर्मिनल्स है, बट जो पीएन जंक्शंस उसके अंदर है वो मेरे पास दो ही है। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर्स आर थ्री टर्मिनल एक्टिव डिवाइसेस मेड फ्रॉम डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दैट कैन एक्ट एज आइदर इंसुलेटर और कंडक्टर। मतलब ये कि इसको हम एज एन इंसुलेटर भी, मतलब ये एज अ स्विच, स्विच की तरह भी काम कर सकता है। मतलब स्विच की दो स्टेट्स होती हैं, या मेरे पास स्विच जो है वो ऑन है, या मेरे पास स्विच जो है वो ऑफ है। सही है। और इसके अलावा ये कि इसके दो बेसिक फंक्शंस है, एक तो स्विचिंग है और दूसरा एम्पलीफिकेशन। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके तीन डिफरेंट रीजन्स, अभी रीजन्स की हम बात कर रहे हैं, अभी मैं सब बता रहा हूँ आपको, बट जब मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो उसमें रीजन्स को हम इन डिटेल देखेंगे कि भाई एक्टिव रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है, और कट ऑफ रीजन क्या होता है। बस एक बात याद रखें कि एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर काम करता है और करंट को एम्पलीफाई कर रहा होता है। मतलब इनपुट करंट कुछ कम होगा तो आउटपुट करंट बहुत ज्यादा होगा। सैचुरेशन रीजन में एज अ क्लोज स्विच, और कट ऑफ में एज एन ओपन स्विच जहां पर कोई करंट नहीं होता। सही है जी। तो ये इसके तीन बेसिक रीजन है जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब बहुत ही एक बेसिक सी बात कि भाई ट्रांजिस्टर जो है ये इसका लफ्जी मायने क्या होता है। ट्रांजिस्टर याद रखें ये दो अल्फाजों का मजमुआ है। पहला है ट्रांसफर, दूसरा है वेरिस्टर। वेरिस्टर क्या होता है? व्हाट इज वेरिस्टर?
जी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो। सर, आ रही है। अच्छा, तो वेरिस्टर का मैं आपको बता दूं, वेरिस्टर का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल रजिस्टर के शॉर्ट फॉर्म होती है वेरिस्टर, सही है। तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर का लफ्ज क्यों यूज किया है यहाँ पे? ट्रांसफर का लफ्ज भी यूज करने की इसमें खास वजह होती है। ट्रांसफर का लफ्ज यूज करने की खास वजह ये है कि मैं बेसिकली इनपुट पर कुछ दे रहा हूँ उसके, और मेरे पास आउटपुट का मैग्नीट्यूड कुछ और है। सो बेसिकली मैं एक चीज को इनपुट से आउटपुट, सही है। अच्छा, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। पहला है पीएनपी और दूसरा है एनपीएन, which is basically which basically describes the physical arrangement of p type and n type semiconductor materials from which they are made। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब ये जो तीन टर्मिनल हम लोगों ने बात की कि भाई जो तीन टर्मिनल डिवाइस है उसमें तीनों टर्मिनल्स के क्या नाम है? पहला है इमिटर, दूसरा है बेस, और तीसरा है कलेक्टर। अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा पेंट पे इसको समझाऊं तो ये जरा गौर से समझिएगा। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। इसको हमने ड्रॉ किया, ऐसे ही बनता है ना ट्रांजिस्टर। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये वाला टर्मिनल है, ये कौन सा है? बेस, इमिटर या बेस। कलेक्टर? बेस। बेस है सर। बेस, शाबाश। ये वाला जो है ये मेरे पास है बेस टर्मिनल। अच्छा, और ऊपर वाला कौन सा है? कलेक्टर। कलेक्टर। और नीचे वाला ऑब्वियसली बात है इमिटर होगा मेरे पास, क्योंकि अब आखिरी कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं एनपीएन की, तो एनपीएन के केस में मेरे पास करंट जो है वो इमिटर से अंदर जाता है या बाहर की तरफ आ रहा होता है? एमिटर की तरफ आता है, बेस से इमिटर एमिटर की की। तरफ सर आता है, बाहर आ रहता शाबाश, है। वेरी गुड, बाहर आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, क्लियर है? तो ये, अच्छा एक और बात जो बस समझानी है कि नॉर्मली जो है ना, ज्यादातर एप्लीकेशंस जो आप ट्रांजिस्टर्स की जिसमें आप देखेंगे कि भाई ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, उसमें जो वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर है दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब क्यों यूज करते हैं? पीएनपी भी तो है। एनपीएन ट्रांजिस्टर्स यूज करने की एक एक कह सकते हैं कि बेसिक मकसद ये है कि ये इजीली जो है ना अंडरस्टैंडेबल है। काफी लोगों को जो है ना पीएनपी में थोड़ा सा इश्यू होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी थोड़ी सी उलट होती है, बट पीएनपी के सारे अपने फायदे हैं, एनपीएन के अपने फायदे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो एनपीएन वैसे यूज कर रहे होते हैं ड्यू टू सिंपल एंड इजी कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, अब इसको समझने के लिए जो ना मैं इसको अगर मैं बात करूं आपको, तो एनपीएन को जो है ना मैं समझाता हूं इस एग्जांपल से कि फर्ज करो कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं ये, कि अभी थोड़ा सा डायग्राम की तरफ मत जाना, मैं एक बस एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्या बनाने की कोशिश की मैं अभी समझा देता हूँ। सही तो नहीं बनी, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बस। एक मिनट रुको बस। एक मिनट, फर्ज करो ये आपका एक वाटर का टैप है, पानी का नलका नहीं होता, ये मैंने नलका बनाने की कोशिश की है बट मुझसे बना नहीं है, बस जैसा भी है बस समझ लो। ये नलके की बॉडी है, ये नलके का मुंह है और ये नलके का हैंडल है, ठीक है, जहां से आप बेसिकली पानी को कंट्रोल कर रहे हो। जब आपने इसको बिल्कुल बंद किया हुआ है तो आगे कोई पानी फ्लो नहीं कर रहा। जब इसको आप टैप को घुमाएंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ से जो है वो पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। ये पानी का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया है कि ये जो टैप है जिसको आप घुमाते हैं और जिससे फिर आगे पानी फ्लो करता है, दिस इज एक्चुअली द बेस टर्मिनल ऑफ योर ट्रांजिस्टर। आई बात समझ में? अगर बेस को मैं हल्का सा भी घुमाता हूं, अगर पानी के टैप को मैं हल्का सा घुमाऊंगा
तो मेरे पास पानी का फ्लो जो है वो एकदम से शुरू हो जाएगा। अगर पानी के टैप को ज्यादा घुमाऊंगा या बेस करंट को और इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास कलेक्टर टू इमिटर जो पानी फ्लो कर रहा है या जो करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज। सर आपकी आवाज गई। क्या मसला हो रहा है यार, एक मिनट रुको जरा। जी अब आ रही है? yes, sir. आ रही है बस? जी अब आ रही है। यस सर अब ठीक। अच्छा अच्छा, तो मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि ट्रांजिस्टर को समझने के लिए जो है ना ज्यादा लोग देते हैं इसी चीज की एग्जांपल कि ट्रांजिस्टर बेसिकली एक पानी के नलके की तरह है, जहां पर इसका ट्रांजिस्टर का बेस जो है वो वाटर का टैप का जो होल्डर है वो होता है, जो उसका हेड जो इसको घुमाते हैं टैप को, और जो पानी फ्लो कर रहा है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर टू इमिटर, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर टैप कम खोला है या बेस करंट कम है तो कलेक्टर टू इमिटर करंट भी कम होगा और पानी कम फ्लो कर रहा है। जब टैप ज्यादा घुमाऊंगा ज्यादा खोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बेस करंट भी ज्यादा होगा, और बेस करंट ज्यादा होने की वजह से मेरे पास कलेक्टर टू इमिटर करंट भी ज्यादा फ्लो कर रहा होगा और मेरे पास पानी भी यहाँ पर ज्यादा फ्लो करेगा। ये एग्जाम्पल समझ आइए आप लोगों को? सही? अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है? बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स आर करंट रेगुलेटिंग डिवाइसेस that control the amount of current flowing through them from the emitter to the collector terminals in proportion to the amount of biasing voltage applied to their base terminal, thus acting like a current controlled switch. ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसने ये लिखी है कि आपका ट्रांजिस्टर जो है ना, दैट इज अ करंट कंट्रोल्ड स्विच। करंट कंट्रोल्ड स्विच का मतलब ये है कि मेरा जो बेस करंट अंदर फ्लो कर रहा है मेरे बेस टर्मिनल के अंदर, दैट एक्चुअली डिटरमिन्स कि मेरा ट्रांजिस्टर आया कंडक्ट करेगा या कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट करने या ना करने से मुराद ये है कि आगे जो करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर टू इमिटर, आया वो चीज फ्लो करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, करंट किस वजह से फ्लो करता है? अगर एक जगह करंट फ्लो कर रहा है तो इस बात से क्या मुराद है मेरी? क्या 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 कहना चाह रहा हूं मैं इस बात से? करंट कब फ्लो करता है एक जगह? करंट फ्लो करने की क्या शर्त है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस जी सर सर ठीक आ है। रही है। हाँ, तो इसका जवाब दो ना, करंट किस वजह से फ्लो करता है किसी जगह? अगर रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होने वाली बात चलो ठीक है, बट अगर मेरे पास, अब मैं आपको इस बात का जवाब इस तरीके से देता हूँ कि अगर मेरे पास एक एक मेटल वायर का पीस है, एक मेटेलिक वायर का पीस मेरे पास पड़ा हुआ है और खाली ऐसी पड़ा हुआ है कमरे में, ऐसी पड़ा हुआ है, तो क्या खाली कमरे में पड़ा हुआ वायर कभी भी करंट कंडक्ट करेगा? चाहे रेजिस्टेंस ज्यादा हो चाहे रेजिस्टेंस कम हो, नहीं कंडक्ट सर। करेगा वो करंट? नहीं करेगा ना। नहीं। करंट फ्लो करने की क्या शर्त है? क्यों, कब फ्लो करेगा करंट? सर तो वो कोई अप्लाई देंगे वोल्टेज वगैरह एक चीज। हाँ बस बस यही चाहिए था। देखिए, करंट फ्लो करने की शर्त ये होती है कि आपके पास एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस तो हो। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है? पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये है कि एक जगह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तगड़ी उसमें मौजूद है, मतलब उनकी क्वांटिटी, उनकी ताकत एक जगह बहुत ज्यादा है और एक जगह बेचारा ग्राउंड पड़ा हुआ है, ग्राउंड पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, 0 वोल्ट है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा।
इसका मतलब ये है कि जो बेस करंट का जो मैग्नेट IB, बेस करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है कि आपके पास अप्लाइड बेस वोल्टेज कितना है, जिसको हम नॉर्मली VBE भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इमिटर जो है वो ग्राउंड की सर आवाज सर गई आप। सर आपकी आवाज जी, अब मेरी आवाज सही आ रही है आप सबको? हेलो, मेरी आवाज सही आ रही है अब? यस सर। जी चलिए सर। ठीक। अच्छा, मैंने अभी तक अटेंडेंस नहीं ली, तो आप लोग परेशान नहीं हो। अटेंडेंस मैं एट द एंड ऑफ द क्लास ले लूंगा, तो वो मसला नहीं है। अच्छा चले हम, या फिर स्टेबल शो कर रहे हैं, सही है जी। चले हम वापस रिज्यूम करते हैं अपने जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर थे कि मेरे पास जो करंट फ्लो करता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि भाई मैं कितना वोल्टेज या कितनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी या जितना ज़्यादा अप्लाइड बेस वोल्टेज होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास उतना ही बेस करंट अंदर बेस के अंदर फ्लो करेगा। और जितना ज़्यादा बेस करंट होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, bipolar transistors are current regulating devices that control the amount of current flowing through them between the collector and emitter terminals in proportion to the amount of biasing voltage that is applied to the base terminal. जितना ज़्यादा बाइसिंग वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा बेस वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा बेस करंट होगा। और ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जितना ज़्यादा बेस करंट होगा उतना मेरे पास ज़्यादा आउटपुट करंट फ्लो कर रहा होगा। सो दिस इज बेसिकली अ करंट कंट्रोल्ड स्विच। ये याद रखें, ये आपसे काफी सवाल काफी दफा पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ करंट कंट्रोल्ड स्विच। क्यों कहते हैं? एज a small amount of current flowing inside the base terminals is capable of controlling a much larger current, forming the basis of transistor action। तो जो मैंने आपको बताया ना, जो ट्रांजिस्टर बेसिकली एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा होता है, तो ये इसी तरीके से काम करता है कि मेरे पास जो कलेक्टर इमिटर और एक इमिटर के दरमियान जो करंट फ्लो कर रहा है वो एज कंपेयर टू द बेस टर्मिनल बहुत ज्यादा होता है। वो किस तरीके से होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। ये आपके सामने कुछ बाइपोलर ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन की डायग्राम्स बनी हुई है, जहां पर ये बेसिकली पहला वाला जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, पीएनपी के अंदर जो कॉमन म्यूचुअल जो रीजन शेयर हो रहा है दैट इज एन एन टाइप रीजन। एनपीएन के अंदर जो रीजन शेयर हो रहा है दैट इज अ पी टाइप रीजन। ठीक है, और क्योंकि पी एन इस तरीके से लगा हुआ है तो मेरे पास डायोड्स, क्योंकि दो डायोड्स से मिलके बनता है ये, तो इस तरीके से दो डायोड्स की प्लेसमेंट हो रही होगी। और इस तरीके से मेरे पास दो डायोड्स की प्लेसमेंट यहाँ पर इस तरीके से हो रही है। ठीक है, एनपीएन की बात करें तो एनपीएन के अंदर इमिटर टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा होता है, और पीएनपी के अंदर मेरे पास उल्टा हो रहा होता है। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन दोनों तकरीबन बिल्कुल उलट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? The construction and circuit symbols for both PNP and NPN transistors are given above with the arrow showing the conventional current flow। जो ऊपर जो एरो आपके सामने बना हुआ है that is not electronic। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो में और कन्वेंशनल करंट फ्लो में क्या फर्क होता है, ये कोई समझा सकता है मुझे? ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है यार, ये क्या है कन्वेंशनल करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो क्या है ये? कौन बताएगा तो ये वो जवाब इसका? पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। Sir, electronic current due to the flow of electrons. हाँ सही, ठीक है कन्वेंशनल ठीक है, मैं समझ करंट गया। आप लोगों पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, बिल्कुल सही। आप सबके शारिक ने भी सही जवाब दिया और अमशा ने भी सही जवाब दिया कि भाई जो मेरे पास कन्वेंशनल करंट फ्लो है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से रिपेल होते हैं और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट फ्लो की, तो मैं इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो की भी बात नहीं कर रहे, बट ये कि आपके जहन में होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट फ्लो। सही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? The direction of the
एरो ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव रीजन, बिल्कुल वही वाली बात है इसके अंदर, दैट इज अ कन्वेंशनल करंट फ्लो। अच्छा, अब वो कह रहा है कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, एज द बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, जिस तरीके से हमने देखा कि भाई इसके अंदर 3 टर्मिनल्स हैं, देयर आर बेसिकली 3 पॉसिबल वेज टू कनेक्ट इट विद इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब क्योंकि ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर मुझे ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है, तो मैं 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से, 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से, 3 मुख्तलिफ सूरतों में इस ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? With one terminal being common to both the input and output. अब this is called something, क्या लिखा हुआ है इसमें कि आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में, where one terminal is being common to both input and output। ये सारी बातें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए परेशान नहीं हो। Each method of connection responding differently to its input within a circuit as the static characteristics of the transistor vary with each circuit arrangement। तो आपके पास 3 अरेंजमेंट्स आ गए, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। अब अगर आप गौर से देखें तो तीनों एप्लीकेशंस के अंदर मुख्तलिफ आपके क्या है, फ्लेवर्स मिल रहे हैं। कह रहा है कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इसमें वोल्टेज गेन तो है बट करंट गेन नहीं है। कॉमन इमिटर के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, करंट गेन भी है, वोल्टेज गेन भी है। कॉमन कलेक्टर के अंदर करंट गेन है बट वोल्टेज गेन नहीं है। तो आपको जिस एप्लीकेशन में इसको यूज़ करना है उस लिहाज से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि ये भी बहुत डिटेल हो जाएगा, ये आगे वैसे भी आएगा आपके पास, तो ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये आप आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब हम आ जाते हैं जो हमारी लैब नंबर 7 है, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर है, हम वो पढ़ते हैं, ठीक है जी। कुछ कह रहे हैं चैट बॉक्स में, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन शो तो हो रही है मेरे पास से। अच्छा, अब आ जाए एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो जिस तरीके से हमने देखा कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर जो रीजन म्यूचुअली शेयर हो रहा है, दैट इज अ पी टाइप रीजन, सही है। In the previous tutorial, we saw that the standard BJT or bipolar transistor comes in 2 basic forms। 2 basic forms होती हैं, एक होता है NPN जिसको हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा होता है PNP पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। The most commonly used transistor configuration, जो कि सबसे commonly, जैसे मैंने आपको पहले बताया, is the NPN transistor। We also learned that the junctions of bipolar transistor can be biased in 3 different ways: common base, common emitter और common collector। ये मैंने आपको वर्बली समझा दिया है, बट इसको हम इन डिटेल जो है वो आगे आने वाली लाइव्स में देखेंगे, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। कह रहे हैं इन दिस ट्यूटोरियल, अच्छा ज़्यादातर, अब एक बात ये है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया कि अगर हम बात करें कॉमन बेस की तो उसका एक अलग एप्लीकेशन होती है, कॉमन कलेक्टर की अलग एप्लीकेशन होती है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियर? यस सर। ठीक है। तो जिस तरीके से हर कॉन्फ़िगरेशन की अपनी एक अलग एप्लीकेशन है, अपनी एक अलग कह सकते हैं उसकी यूज़ है, बट एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमें बोथ वोल्टेज और करंट गेन मिल रहा था, दैट वाज द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए एक बात याद रखें कि जो वाइडली यूज ट्रांजिस्टर टाइप है वो तो एनपीएन है, और जो वाइडली यूज कॉन्फ़िगरेशन है एनपीएन के अंदर, दैट इज अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर का मतलब ये है कि आपका इमिटर जो है वो बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट शेयर हो रहा है या कॉमन है। कॉमन इमिटर का लफ्जी मायने ये है कि आपने इमिटर को किया हुआ है कॉमन ग्राउंड या ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, और जब इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई करोगे, फर्ज करो आपने अप्लाई किया वीबी, तो वोल्टेज किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान अप्लाई होता है, किसी एक पॉइंट पर अप्लाई नहीं कर सकते आप। एक तो आपका बेस वोल्टेज है जिसको हमने अप्लाई किया वीबी, तो उसकी दूसरी टांग कहाँ होगी? ऑब्वियसली ग्राउंड पे, और ग्राउंड कहाँ पर है? इमिटर पर। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो इनपुट है
इनपुट के अंदर भी इमिटर टर्मिनल आ रहा है, और अगर आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज भी किसी दो टर्मिनल के दरमियान चेक करेंगे, एक तो है कलेक्टर और दूसरा कौन सा है, ग्राउंड, और ग्राउंड क्या है, इमिटर। इसका मतलब ये है कि कॉमन इमिटर का मतलब ये है कि इमिटर को आपने किया हुआ है ग्राउंड, और इमिटर जो है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट जो है वो आपस में शेयर हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अटेंडेंस की आप फिक्र नहीं करें उसामा अफजल, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, उसकी इशू नहीं है, इसका मसला नहीं है। अभी उससे बड़े बड़े मसले हैं यहाँ पर, अटेंडेंस से बड़े मसले हैं यहाँ पर, वो पहले कर ले तो अटेंडेंस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर टाइप्स के अंदर द वाइडली यूज ट्रांजिस्टर टाइप इज एनपीएन, और जो वाइडली यूज कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी है, कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर क्यों यूज की जाती है, कभी किसी ने कोई सवाल पूछ लिया कि भाई आपके पास तो 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस भी है, कॉमन कलेक्टर भी है, कॉमन इमिटर भी है, तो आपका फोकस कॉमन इमिटर पर क्यों है, ऐसा क्या है, क्या खसूसियत है, क्या ज्यादा खूबसूरत है वो, नहीं भाई, कॉमन इमिटर के ऊपर क्यों आपका फोकस है, क्योंकि कॉमन इमिटर वो कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर आपको वोल्टेज गेन भी मिल रहा है और करंट गेन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि वोल्टेज को भी गेन मिल, वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो और करंट भी एम्पलीफाई हो, क्योंकि हमारा मकसद डायोड से ट्रांजिस्टर की तरफ आने का मकसद क्या था कि हमें कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन भी मिले ना, क्योंकि वो चीज़ हमें डायोड में नहीं मिल रही थी। तो अब अगर मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर आया हूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरा वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो और मेरा करंट भी एम्पलीफाई हो, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे पास जो इमिटर है दैट इज ग्राउंडेड एंड इट इज शेयर्ड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, वेयर द इनपुट इज अप्लाइड एट द बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट इज बिटवीन द कलेक्टर एंड द इमिटर टर्मिनल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, the construction and terminal voltages for a bipolar NPN transistors are shown above. आपको ऊपर शो किए हैं। The voltage between the base and emitter is labeled as VBE, is positive at the base and negative at the emitter, because for an NPN transistor the base is always positive with respect to the emitter. क्यों base positive क्यों होता है, ये जो अभी यहाँ पे एक इसने बात कही, अब इसका जवाब मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, the base terminal is always positive with respect to emitter, इसका क्या मतलब है, ये कौन बताएगा मुझे, ये क्यों कहा है इसने? इसने कहा the base terminal is always positive with respect to the emitter in the case of an NPN transistor। क्यों कहा इसने ये? पढ़ा है ना आप लोगों ने पहले ये NPN? क्या हो गया, आवाज आ रही है? Why has he written that the base is always positive with respect to the emitter? Why has he written this? चाहिए बेस से करंट फ्लो होगा मीटर में, इसलिए नहीं, वो सिंपल जवाब बताऊं क्या है? इसका सिंपल जवाब यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एनपीएन जो है। अच्छा, इसमें एनपीएन के अंदर ये एन और पी ये क्या है, एनपीएन, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, पी व्हाट इज एन, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन होल्स, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन होल्स, इलेक्ट्रॉन। हाँ, मतलब ये बेसिकली ऐसी सेमीकंडक्टर टाइप्स हैं जो कि डोप की गई हैं। डोप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डोपिंग? सर इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी मिक्स करना, एडिंग इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब एन टाइप जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स सर। इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। होल्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे पास जो पी टाइप मटेरियल है वो ओवरऑल उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एन टाइप के ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ आई, क्लियर हुई ये बात? तो यही बात उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने यहाँ पर जो एक बात लिखी है ना वो यही लिखी है, बस आप लोगों की थोड़ी सी अटेंशन वो मांग रहे हैं यहाँ पर।
जो कि आप लोग नहीं दे रहे हो उसको। लिख कह रहे हैं अब गौर से सुनो मेरी बात, द कंस्ट्रक्शन एंड टर्मिनल वोल्टेजेस फॉर अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर आर शोन अबव। द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमिटर, it is labeled as VBE, is positive at the base and negative at the emitter, because for an NPN transistor the base is always positive with respect to the emitter. आई बात समझ? Also the collector supply voltage is positive with respect to the emitter. अब आपने जो कलेक्टर पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं VCC, ठीक है, तो वो उसमें इसने बात कही कि सप्लाई वोल्टेज भी पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू द इमिटर, हालांकि दोनों एन टाइप है, बट आपने क्योंकि कलेक्टर पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और इमिटर को आपने ऑलरेडी ग्राउंड किया हुआ है, क्योंकि इमिटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है, 0 वोल्ट्स पर अप्लाई किया हुआ है, तो ओवरऑल जो पोलैरिटी है उस पर वो नेगेटिवली चार्ज ही आ रही है। हालांकि कलेक्टर पर आपने ग्राउंड नहीं किया, आपने कलेक्टर पर आपने वोल्टेज दे दिया उसको, तो उस पर आपने पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और दे दी, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज उसका कम हो गया। सही है जी। So for a bipolar NPN transistor to conduct, the collector is always more positive with respect to the base and with respect to the emitter। और आपने इसको इतना वोल्टेज दिया हुआ है कि ये P टाइप के पॉजिटिव चार्ज अफेक्ट से भी ज्यादा पॉजिटिव हुआ है। सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फिर इस तरीके से इसने NPN का कहा, then the voltage sources are connected to an NPN transistor as shown. The collector is connected to supply voltage VCC via the load resistor, जो आपने VCC को कनेक्ट किया हुआ है, between कलेक्टर और VCC के दरमियान एक लोड रेजिस्टर है, which also acts to limit the maximum current flowing through the device। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस का पर्पस ये होता है कि आप उसका करंट जो है वो लिमिट कर सके, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज मैंने कनेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि वो इतना ज्यादा वोल्टेज हो कि आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो खराब हो जाए। ठीक है। द बेस सप्लाई वोल्टेज VB is connected to the base resistor RB, which again is used to limit the maximum base current। ठीक है जी। अच्छा, अब वो थोड़ा सा इसमें ये चीजें कह रहे हैं, बस इसको हम पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। So in a transistor, the movement of negative current carriers through the base that constitutes transistor action. Since these mobile electrons are इसमें इतना वो नहीं है, हाँ, then we can see that a transistor is a current operated device and that a large current IC flows through the device between the collector and the emitter terminals when the transistor is switched fully on. However, this only happens when a small biasing current is flowing into the base terminal of the transistor at the same time, thus allowing the base to act as a sort of controlled current control input। इसमें इसने मैं आपको इसका एक वो बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि अब हम ट्रांजिस्टर को एज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस इसको हम स्टडी करते हैं। कह रहे हैं कि आपने इनपुट पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट अप्लाई किया, ठीक है, इसकी बदौलत मेरे पास जो आउटपुट टर्मिनल है, दैट इज बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड, दैट इज इमिटर, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, और ये जब करेगा जब ट्रांजिस्टर स्विच इज फुली ऑन। यहाँ पर फुली ऑन क्यों कहा इसने? ये स्विच सिंपल स्विच ऑन भी कह सकता था, बट इसने यहाँ पर एम्फसाइज किया है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल ओनली फ्लो व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड फुली ऑन। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज फुली ऑन मीन्स? What does he mean by the term fully on? सर आपने नलके की एग्जांपल दी थी, तो आधा नलका खोलेंगे तो कम। सर आपने नलके की एग्जांपल दी थी, जस्ट लाइक उसी की तरह ये हाँ, मतलब जो कनेक्शन होगा वो पूरा नहीं खुला हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही एनालॉजी को समझा है। मैं जितना कम मैं बेस करंट दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना कम नलका खुला होगा उतना कम पानी फ्लो करेगा। जितना ज्यादा या जितना अगर मैंने नलका फुल खोल दिया, मैंने उसमें और गुंजाइश नहीं आगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। तो दूसरी बात, एक और इसमें बात ये है कि जब बेस करंट कम है और जब आउटपुट करंट कम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कि अभी शुरू में आपका ट्रांजिस्टर जो था वो कट ऑफ में था, उसके बाद जब आपने उसको ऑन किया, हल्का सा करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, तो आप जो है वो आ गए सैचुरेशन रीजन में। फुली ऑन का मतलब ये है कि आप एक्टिव रीजन में आ गए। इसका मतलब एक्टिव का मतलब ये है
कि अब अगर मैं हल्का सा भी और बेस करंट करूंगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि शुरू में अगर मुझे पानी फ्लो करवाना था नलके में से तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा नलके में, नलका बिल्कुल टाइटली बंद था, मैंने ज़्यादा IB लगाया तो मेरे पास इतना करंट फ्लो नहीं कर रहा। बट एक दफ़ा जब वो फ्लो में आ गया, अब मैं हल्का सा भी नलका आगे बढ़ाऊंगा ना तो पानी की रफ्तार या पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? इसका ये मतलब है कि अब पहले आप थे कट ऑफ में, ठीक है, फिर आप आए सैचुरेशन में, फिर आप आगे चले गए एक्टिव रीजन में, जहां पर एक्टिव रीजन के अंदर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, एज ए करंट एम्पलीफायर, जहां हल्का सा मैं IB प्रोवाइड कर रहा हूँ, हल्का सा मैं नलका और खोल रहा हूँ तो मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है बिटवीन द कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल। सही है जी? अच्छा, कह रहे हैं द करंट इन अ बाइपोलर NPN ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ टू करंट IC अपॉन IB। अच्छा, अब जिस गेन से आपका आउटपुट करंट बढ़ रहा है उसको हम कहते हैं बीटा। बीटा का आपने नाम सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम कहते हैं DC करंट गेन, ठीक है। अच्छा, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होती है HFE, ठीक है, इसको हम HFE भी कहते हैं। इसको हम बीटा तो कहते ही कहते हैं, इसको हम HFE भी कहते हैं। और ये क्या होता है? DC करंट गेन। ये आपने नाम सुना है पहले बीटा का? बीटा का मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? सर जी, आवाज आपकी कट रही है। सर बीटा करंट गेन सुना है, DC हाँ, नहीं वेरी सुना है। बिल्कुल। हाँ, बीटा बेसिकली करंट गेन होता है, ठीक है। कह रहे हैं द बीटा कैन बी एज लार्ज एज 200। अच्छा, अब हर ट्रांजिस्टर का अपना अलग अलग बीटा होता है, एंड इट इज दिस लार्ज रेशियो बिटवीन IC एंड IB that makes NPN a useful amplifying device when used in its active region। ये मैंने अभी वही वाली बात जो यहाँ लिखी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बात समझ गया ना उसको मेरी कहीं भी बात समझ आ जाएगी। कौन सी बात कहीं भी समझ आ गई? कि जब मैं एक्टिव रीजन में आ गया, मैंने हल्का सा नलका खोला तो मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ पानी फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। शुरू में आपको IB आपको, तो अगर आप IB ज्यादा भी कर रहे हैं बट इतना करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, बट एक पॉइंट पर अगर आप आ गए और जहां आपने हल्का सा नलका खोला तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा, दैट इज योर एक्टिव रीजन। सही है, मैंने अभी आपको ये बात समझाई भी है। अच्छा, बीटा के साथ साथ एक और रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा। ये होता है IC अपॉन IE, ठीक है। अगर बीटा बहुत ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम जो है ना वो 0.99 या 1 के करीब करीब होती है। क्यों? क्योंकि अल्फा होता है IC अपॉन IE। IC एंड IE तकरीबन बराबर ही होते हैं, ठीक है। मगर ज्यादातर केस में क्योंकि IE के अंदर जो है वो बेस करंट भी एडेड होता है, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि IC अपॉन IE इज नेवर 1 बट इट इज क्लोज टू यूनिटी एंड अबाउट 0.95 से लेकर 0.99 तक होता है इसका वैल्यू, ठीक है। अब मैं जरा IB कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे वही फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है, आप देख लीजिएगा। इसमें एग्जांपल गिवन है। हाँ, अब आ जाए, क्योंकि हमें इसका वो कहाँ है IB कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ये रही। अच्छा, IB कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले ये तो सब मैं समझा ही चुका हूँ आपको। अब आ जाओ इधर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जिस तरीके से एक डायोड की IB कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद हो, क्या थी IB कैरेक्टरिस्टिक्स? डायोड का एक सर्टेन फॉरवर्ड वोल्टेज है 0.7 वोल्ट्स। जब तक 0.7 वोल्ट्स तक मैं डायोड को नहीं दूंगा मेरे पास कंडक्शन किसी भी सूरत नहीं होने वाली। सही है। हाँ, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं 0.7 से ऊपर दे दूं तो तब मेरे पास कंडक्शन होगी और करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास ट्रांजिस्टर की भी एक सर्टेन IB कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं IC VCE कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होती है? IC VCE कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये बता रहा है कि ये जो पिंक वाला रीजन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं कंट्रोल प्लस करके, हाँ ये वाला, इसमें अगर आप गौर से देखें ये जो पिंक वाला रीजन है जिसमें लिखा हुआ है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में ये क्या कह रहा है? अब थोड़ी सी मेरी बातें जो है ना वो गौर से सुनना।
कट ऑफ रीजन में ये आपको ये बात कह रहा है कि बेस करंट जो है ना IB इक्वल्स टू 0 एम्पियर। सर आपकी आवाज कट हो रही है। कट हो रही है, ये मेरा नहीं नेट सर, कुछ इशू आपकी कर रहा आवाज है। ठीक सर आ रही आपकी सही है, शारिक की खराब है। है। चारी का इंटरनेट इशू है। मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर, सही आ रही यस है। सर। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिंक वाला रीजन है इसको इसने लेबल किया हुआ है एज द कट ऑफ रीजन। इस बात को अपने जहनों में बैठा लो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या कोई भी ट्रांजिस्टर की 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव रीजन। पहला रीजन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको हम कह रहे हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कहने की वजह इसको इसलिए है क्योंकि कट ऑफ रीजन के अंदर आईसी या आउटपुट करंट एग्जिस्ट नहीं करता। आउटपुट करंट इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ कट ऑफ, और आपका ट्रांजिस्टर एज अ ओपन स्विच काम कर रहा होता है। कैसे? और से देखो यहाँ पर आईबी की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब बेस करंट तो अंदर जा ही नहीं रहा। जब बेस करंट अंदर नहीं जा रहा तो मेरा ट्रांजिस्टर क्या खाक काम करेगा? क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या है? करंट कंट्रोल्ड स्विच, करंट कंट्रोल डिवाइस। जो चीज मेरे ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रही होती है, जब वही चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही सर्किट में, तो आपका क्या ख्याल है, कोई ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप गौर से देखो, ये जो मेरे पास वाई एक्सिस पे आईसी को लेबल किया हुआ है, यहाँ पर आईसी भी 0 है। चाहे मैं कितना भी वीसी बढ़े दूं, चाहे मैं कितना भी इनपुट वोल्टेज दे दूं, कितना भी इसको मैं वोल्टेज दे दूं कलेक्टर पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गौर से देखें, जो करंट 0 वोल्टेज के लिए है वही करंट 12 वोल्ट के लिए। ये कौन से? अच्छा, एक्स एक्सिस पे है वीसीई, वाई एक्सिस पर है आईसी। वीसीई कौन सा वोल्टेज है? जो कलेक्टर वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है। आईसी कौन सा करंट है? जो कलेक्टर के अंदर फ्लो कर। पहली बात का कट ऑफ रीजन का बताने का मकसद ये है कि चाहे मैं कितना भी इनपुट वोल्टेज या कितना भी कलेक्टर वोल्टेज अप्लाई कर दूं, जब तक मैं बेस करंट नहीं दूंगा अपने ट्रांजिस्टर को, मेरे ट्रांजिस्टर के अंदर आउटपुट करंट कभी भी फ्लो नहीं करने वाला। पहली बात तो ये, इस बात को अपना एक ईमान ले आओ, कंप्लीटली इस पे अग्री कर लो। ये पहला रीजन समझ आ गया जी? समझ आया या नहीं आया? या जो मैं कह रहा हूँ सब सर के ऊपर से जा रहा है? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं वापस कर लेता हूँ। देखें, ट्रांजिस्टर, अपने जहनों में ये बात बिठा लें, एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। बाय द टर्म करंट कंट्रोल डिवाइस आई मीन या आई रेफर टू द फैक्ट कि जब तक ट्रांजिस्टर के इनपुट टर्मिनल, जिसको हम कहते हैं बेस टर्मिनल, जब तक नलका नहीं खोलोगे पानी आगे नहीं फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है? चाहे टैंक में कितना भी पानी, चाहे टैंक में कितना भी पानी हो, जो टैंक के अंदर पानी है उसको हम कह रहे हैं वीसीई। समझ आ रही बात? देखो, पानी फ्लो कराने के, अगर नलके में से पानी फ्लो करवाना है, अब इस बात को इस तरीके से समझो, किसी नलके में से पानी फ्लो करवाना है तो 2 शर्तें हैं। क्या है? 2 शर्तें होती हैं। पहली बात ये कि जहां, जिस जगह से पानी आ रहा है, जाहिर है घरों में क्या होता है, घरों में पानी टंकी में स्टोर करते हैं ना। अगर टंकी में पानी है ही नहीं, अगर मैं वीसी नहीं दे रहा उसको, टंकी में पानी ही नहीं है, और चाहे मैं नलका कितना भी खोल दूं, आपका क्या ख्याल है, कोई करंट फ्लो करेगा? पहले इस बात का जवाब दो मेरी। नो सर। नहीं करेगा। दूसरी बात, टंकी में पानी भरपूर पड़ा हुआ है, वीसी 12 वोल्ट है, वीसी 24 वोल्ट है, बट मैंने नलका ही नहीं खोला हुआ, मेरा आईवी 0 है, करंट फ्लो करेगा? पानी फ्लो करेगा? नो सर। नहीं सर, पानी नहीं करेगा। जाएगा। सही है। इसका मतलब क्या है कि जो बेस, जो आपका आउटपुट करंट है, जिसको हम आउटपुट करंट को क्या कह रहे हैं, आउटपुट करंट को हम कह रहे हैं आईसी। आईसी बेसिकली वो पानी है जो नलके में से फ्लो कर रहा है। तो आईसी दो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है नलके में जो पानी फ्लो कर रहा है वो 2 चीजों पर अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहा है। किस किन पे? पहली चीज ये कि क्या आपने नलका खोला हुआ है, क्या आपने बेस करंट दिया हुआ है, और दूसरी चीज ये कि क्या आपकी टंकी में पानी है, क्या आपने वीसीई वोल्टेज दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ।
सही है, तो ये दो बात है। पहला केस जिसको हम कह रहे हैं कट ऑफ रीजन, इसके अंदर नलके के सॉरी इसके अंदर टंकी में पानी तो बेताश है, वीसीई अच्छा खासा दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, बट मैंने अपना टैप नहीं खोला हुआ, मैंने आईबी नहीं दिया हुआ, तो आपका क्या ख्याल है, आईसी फ्लो करेगा? No, sir. No. This is called cut-off region. Cut-off region is the case when you are not supplying any input current to your transistor. Your input current or IB is 0 amperes. When input current is 0 amperes, how can you expect the transistor to conduct? The transistor will never conduct. It will act as an open switch, as an open path. और जब कोई path open होता है तो क्या उसमें से कोई करंट गुजरेगा? कोई करंट नहीं गुजरने वाला उसमें से। तो उस केस में आईसी क्योंकि आउटपुट करंट है वो 0 ही रहेगा, चाहे टंकी के अंदर मैं कितना भी पानी जमा करके रख लूं, चाहे मैं कितना भी वीसी दे दूं। क्लियर है? पहला पॉइंट Yes, क्लियर है? sir. गुड। Yes, अच्छा sir. अब आ जाए अब मैंने क्या किया, अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने टैप को खोलना शुरू किया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आईबी दे रहा हूँ, आईबी में दे रहा हूँ, और मैंने साथ साथ क्या किया, अब मैं टंकी के अंदर भी, अच्छा अब एक चीज थोड़ा जहन में रखें, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, अब जरा गौर से सुनना। कट ऑफ तो हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस ग्राफ के लिए, अब जरा गौर से देखो, इस ग्राफ के लिए इसने मेंशन किया हुआ है आईबी 20 एम्पियर्स, अगले वाले ग्राफ के लिए मेंशन किया हुआ है आईबी 40 एम्पियर माइक्रो एम्पियर्स, फिर 60 माइक्रो, देन 80 माइक्रो, 100 माइक्रो, 10 120 माइक्रो। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला ग्राफ है जिसमें मेरी एरो फॉलो कर रही है, इस पूरे ग्राफ के लिए आईबी कांस्टेंट रहेगा, देन इस पूरे ग्राफ के लिए आईबी कांस्टेंट रहेगा, सो फॉलोस फॉर दिस, फॉलोस फॉर दिस, फॉलोस फॉर दिस एंड दिस इज क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये जो ग्राफ बने हुए हैं इनके इसके लिए मैंने आईबी को 20 माइक्रो एम्पियर से ना कम किया हुआ है ना ज्यादा किया हुआ है, 20 माइक्रो फिक्स किया हुआ है। समझ आ रही बात? Yes, sir. अच्छा अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने अपने नलके को एक कांस्टेंट उस पर खोल के छोड़ दिया, मतलब पहले बंद था नलका, अब मैंने नलके को थोड़ा सा खोला और बस छोड़ दिया, 20 माइक्रो का करंट मैंने दिया और छोड़ दिया। मैं कर ये रहा हूँ कि जो टंकी में से पीछे पानी आ रहा है, अब मैंने वहां पर पहले एक समझो एक प्रेशर पंप लगा दिया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस टंकी के अंदर पानी बढ़ा रहा हूँ, पहले 0 वोल्ट था, फिर 2 वोल्ट था, 4, 6, 8, 10 और 12। तो मैंने यार एक बात नोटिस की कि शुरू में जब मैंने टंकी के अंदर पानी का लेवल इंक्रीज किया तो मेरा आउटपुट करंट भी इंक्रीज कर रहा था, मतलब जब मैंने वीसी 0 वोल्ट से 2 वोल्ट गया, देन 4 वोल्ट, तो मेरे पास शुरू में थोड़ा बहुत तो मेरा आउटपुट करंट आईसी इंक्रीज किया, बट देन वो चीज कांस्टेंट हो गई। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने आईबी को 20 से मूव कर दिया 40 पे, तो मेरे पास कुछ इंप्रूवमेंट आई, फिर इस तरीके से 60 में मूव किया, फिर 80 पे, फिर 100 पर, फिर 120। इस पूरे ग्राफ से मुझे एक चीज समझ आई, वो ये समझ आई कि पहली बात तो मुझे ये समझ आई कि जो मेरा आउटपुट करंट है आईसी, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात कि मेरा आईबी कितना है, दूसरी बात कि मेरा अप्लाइड वीसीई वोल्टेज कितना है। बट मुझे इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि जो आईसी या आउटपुट करंट की डिपेंडेंसी है, अब ये मेरा सवाल आपसे हो रहा है, जो आउटपुट करंट है मेरा आईसी, आपका क्या ख्याल है, वो अपनी डिपेंडेंसी किस पर ज्यादा शो कर रहा है, आईबी पर या वीसीई पर? जो आउटपुट करंट है आईसी, डिपेंड तो दोनों पे कर रहा है, बट किस पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, नलके की पोजीशन पर या पानी के अंदर जो टंकी है उस पर? सर आईबी पर। हाँ शाबाश। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने देखा कि यार ये जो ग्राफ्स एकदम से ऊपर मूव कर रहे हैं ना, वो आईबी के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि मेरा ट्रांजिस्टर, फिर वही बात, इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। जितना ज्यादा बेस पे मैं करंट दूंगा उतना ही ज्यादा आउटपुट करंट आएगा। ये बात जहनों पर जो है ना अपने नशीवर क्या कहते हैं पत्थर पर लकीर हो गई है कि जितना ज्यादा बेस करंट होगा
उतना ही ज्यादा आईसी या आउटपुट करंट आ रहा होगा मेरे पास। सही है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मेरा वीसीई कितना है। हाँ, वीसीई पर डिपेंड तो कर रहा है, बट इमीडिएट डिपेंडेंसी किस पर आ रही है? आईबी। समझ आ रही बात? बट एक और बात ये कि वीसीई पर शुरू में तो थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है, बट बाद में मैंने एक बात ये नोट की कि मैं चाहे कितना भी वीसीई बढ़ा दूं, करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, करंट फिर एक जगह आके कांस्टेंट होता है। समझ आ रही बात? सो वी डिवाइड आवर ग्राफ इनटू 3 डिफरेंट रीजन्स। पहला है मेरे पास कट ऑफ रीजन, दूसरा है मेरे पास सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कौन सा रीजन होता है? जहां पर मेरे पास वोल्टेज, वीसीई वोल्टेज और आईसी करंट के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। मैं जितना वीसी इंक्रीज कर रहा हूँ उतना मेरे पास आई इंक्रीज हो रहा है। एंड देन फाइनली माय एक्टिव और एम्पलीफिकेशन रीजन, जहां पर मेरे पास, अगर आप गौर से देखें, मैं जितना आई भी इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे पास करंट उतना ज्यादा आ रहा है। तो एक्टिव रीजन के अंदर करंट एम्पलीफाई हो रहा होता है, सैचुरेशन रीजन के अंदर मेरे पास करंट एम्पलीफाई नहीं होता, एंड देन योर कट ऑफ है। सही है। तो ये बेसिकली आपके आईसी वीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको आज की लैब में प्लॉट करने हैं। अच्छा, ये चीज इसके अलावा, अच्छा क्यू पॉइंट के बारे में पता है? क्यू पॉइंट क्या होता है? ये सब तो समझ आ गया। ये लाल लाइन क्या बनी हुई है इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, क्या है ये? और ये क्यू पॉइंट क्या होता है, पता है किसी को? पढ़ा है इसके बारे में? एक क्वेश्चन पॉइंट होता है वो। क्या बात, क्या होता है क्वेश्चन पॉइंट? देखिए अब गौर से सुनो। ट्रांजिस्टर जो है, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं डीसी एनालिसिस की, मतलब ये कि मैं डीसी करंट की बात कर रहा हूँ, डीसी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, बट थिंग्स आर नेवर सो सिंपल एज दे अपीयर। करंट की एम्पलीफिकेशन टू डीसी रीजन में हो जाती है। अगर मुझे वोल्टेज, अगर हम बात करें वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की, तो मोस्टली हम लोग ट्रांजिस्टर के इनपुट पर एक एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉल सिग्नल। क्या कहते हैं? स्मॉल सिग्नल। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस इज कॉल्ड एसी एनालिसिस। अगर आपको वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो ट्रांजिस्टर को एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करने से पहले आपको उसको एक डीसी बाइसिंग या डीसी वोल्टेज और डीसी करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ताकि आपका सर्किट जो है वो बाइस हो जाए। बाइस से मुराद क्या है? बाइस से मुराद ये कि आपने अपने सर्किट, अपने ट्रांजिस्टर को सर्टेन वोल्टेजेस और सर्टेन करंट पे फ्लो करवा दिया, ताकि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन के अंदर आ जाए। अच्छा, एक और बात ये अब ये सवाल जो है ना, अब बहुत एक गौर से सुनना मेरी बात। ये क्यू पॉइंट जो है, ये एक्टिव रीजन में क्यों फॉल कर रहा है? ये सैचुरेशन रीजन में क्यों नहीं है क्यू पॉइंट? सब ग्राफ के लिए अगर गौर से देखो, इसके लिए भी एक्टिव रीजन में, इसके लिए भी एक्टिव रीजन में, इसके लिए भी एक्टिव रीजन में। वाई इज द क्यू पॉइंट? हमने अपने ट्रांजिस्टर को ऐसा क्यों बाइस किया कि ये एक्टिव रीजन में आ जाए? बताओ, एक्टिव रीजन के हमारे अंदर, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत आसान सवाल है ये। एक्टिव रीजन में क्या हो रहा होता है? हाँ बताओ। Why have I biased my transistor in active region and why not in saturation region? चलो, जिसने इसका जवाब दिया उसको 2 नंबर बोनस दूंगा। एक्टिव रीजन में क्या हो रहा होता है? सर करंट का जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब, हाँ और वो तो है, सैचुरेशन में। बट एक्टिव का अभी मैंने बताया, एक्टिव के अंदर क्या हो रहा होता है? एक्टिव रीजन के अंदर सर करंट फुली फ्लो करता है। हाँ, थोड़ा और इसको थोड़े अच्छे अल्फाजों में बताओ इसका। आपने इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया, आपने अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस तो किया, बट आपने कहा कि ये स्टूडेंट है ना नालायक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं बता रही आप। उसका नाम सर करंट एम्पलीफाई करता है। क्या बात, किसने जवाब दिया?
खुशबक। शाबाश, वेरी गुड। आपको मैं बोनस दूंगा। देखें, एक्टिव रीजन की खसूसियत क्या है? एक्टिव रीजन की खसूसियत ये है कि एक्टिव रीजन इज, कह सकते हैं कि सोल्ली द रीजन जहां हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है। देखो, ट्रांजिस्टर बजाने की वजह क्या थी? मेरे पास डायोड मौजूद था, डायोड के अंदर स्विचिंग वगैरह सब हो रही थी, वो यहाँ ट्रांजिस्टर में भी हो रही है स्विचिंग। जो मेरी असल मोटिवेशन है ट्रांजिस्टर की तरफ आने की, वो क्या थी? यही थी ना कि मैं जो है एम्प्लीफिकेशन हासिल कर सकूं। तो एक्टिव रीजन के अंदर भैया एम्प्लीफिकेशन तो हो रही है, करंट की एम्प्लीफिकेशन भी हो रही है, और अगर मैं इस पे एक एसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो एसी वोल्टेज की भी एम्प्लीफिकेशन होगी। इसका मतलब ये है कि एक्टिव रीजन जो है ना, वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर डीसी करंट अप्लाई करोगे तो डीसी करंट एम्पलीफाई होगा, अगर एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एसी वोल्टेज भी एम्पलीफाई होगा। तो दिस इज व्हाई whenever we bias, whenever we want to use our transistor as a current amplifier and as a voltage amplifier, we will always bias our transistor at active region। समझ आ रही बात? अच्छा, अब एक और सवाल है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? What are the coordinates of Q point? बताएं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स और वाई है ना सर 6 और 40 होगा। नहीं नहीं, वो तो है, जनरलाइज क्या होगा? मतलब क्यू पॉइंट्स नंबर की तरफ नहीं पूछ रहा, जनरल बताओ। वोल्टेज सर होगा क्या? हाँ, VCE और IC होगा। अच्छा बस ठीक है। तो अपने ट्रांजिस्टर को बायस करने का मतलब ये है कि अगर मैं उसको एक सर्टेन VCE दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इतना IC लेके आओ, तब तुम एक्टिव रीजन के अंदर आओगे। समझ आ रही बात? अच्छा, यहाँ तक सबको सब चीजें क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ लैब की तरफ आपकी। अच्छा, लैब आपकी लैब नंबर 7 थी आपकी, ठीक है जी। लैब 7 की सारी हमने चीजें पढ़ ली हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी पढ़ लिया है, इसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी पढ़ लिया है। अच्छा, प्री लैब सेक्शन क्या है? प्री लैब सेक्शन को देख लो इसका। टू रिवाइज द लेक्चर ऑन BGT, reading the theoretical framework section and fully understanding of lab objectives is the pre-lab assignment, जो वही आप लोगों ने करवाई थी, आपको मसला नहीं है। इन लैब सेक्शन, अब लैब में क्या करना था? कह रहे हैं रिक्वायर्ड इक्विपमेंट क्या क्या है आपके पास? भाई वेरिएबल रजिस्टर चाहिए नहीं चाहिए? फिक्स रजिस्टर चाहिए? हाँ चाहिए। 2.2K का चाहिए और 100K का चाहिए, दो रजिस्टर चाहिए आपको, 2.2K के और 100K के। एक NPN ट्रांजिस्टर चाहिए जिसको जो हम लोग यूज कर रहे हैं, 2N3904। फंक्शन जनरेटर नहीं चाहिए, ऑसिलोस्कोप नहीं चाहिए, सप्लाई चाहिए, हाँ डुअल सप्लाई चाहिए, और एक DMM चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर में आ जाओ। कह रहा है कनेक्ट द सर्किट एंड टेस्ट इक्विपमेंट एज शोन इन 7-1। 7-1 का है भाई? 7-1 कहाँ है भाई? 7-1 यही लग रही है ऊपर वाली। हाँ यही है 7-1, ठीक है, ये वाली फिगर है। कह रहा है सेट बोथ पावर सप्लाईज फ्रॉम और 0 आउटपुट देन स्विच ऑन। सही है। अच्छा, ये कह रहा है कि आपने इसको इस तरीके से सेट कर दिया और set VCE to 15 volts, then increase the bias voltage to give IB 10 micro। ठीक है, read the IC level and record it on lab record sheet, maintaining IB, adjust VCE। अब वही वाली बात आ गई है। ठीक है, अब इसको हम करना शुरू करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोटीज खोल रहा हूँ, आप लोग भी अपना प्रोटीज साथ साथ खोल लें, ना कि प्रोटीज नहीं तो मल्टीसिम भी खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं।
एक दफा ये एनपीएन की लैब हो गई ना, तो पीएनपी की फिर आप लोग खुद करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, सारा वही काम है, बस थोड़ा बहुत चेंज नहीं है उसमें। अच्छा, ये हम लोग कर रहे हैं बीजेटी। तो मैं अपना माउस ले आऊँ एक मिनट को। आप लोग भी कोशिश करें तो साथ साथ ही सिमुलेशन करते हैं, ताकि आप लोग का टास्क भी जो है ना वो हाथ के हाथ हो जाए। ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने किया ओके, इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा, फिर हमें चाहिए, ठीक है, एक सप्लाई वोल्टेज चाहिए। इनपुट वोल्टेज तो अभी हम नहीं दे रहे इसको, तो डायरेक्ट बीसी ही दे रहे हैं, ठीक है। एक सप्लाई चाहिए बीसी। सही है जी। और हमें चाहिए दो रजिस्टर्स चाहिए, आर एन और आर एल। ठीक है, ये आपका हो गया आर एल, ये हो गया आर एन, ठीक है। और चाहिए हमें कॉमन ग्राउंड सर्किट का, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैंने कर दिया ग्राउंड, ठीक है जी। इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मुझे सॉरी, बीच में वो भी चाहिए होगा मुझे, आई बी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक डीसी एमीटर भी चाहिए होगा मुझे, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, साथ साथ मुझे एक वो भी चाहिए होगा, एक डीसी वोल्ट मीटर, जो कि मुझे VCE का वोल्टेज देता रहेगा कि कितना VCE मैं इंक्रीज कर रहा हूँ या कितना मैं कम कर रहा हूँ। सही है जी। अच्छा, क्या कह रहा है कि आपका आर इन जो है वो 100 किलो ओम्स है, और आर एल जो है वो 2.2 किलो है। ये है आपके पास 100 किलो ओम्स, और ये है आपके पास 2.2 किलो ओम्स। कितना है ये? 2.2 किलो ओम्स। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया काम। अच्छा, क्या कह रहा है? कह रहा है सेट, अच्छा VC हमने 15 वोल्ट पे सेट करना है, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि इसको आप 15 वोल्ट करो VCE को, ये आपका VCE है। तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम करते हैं 15 वोल्ट, ठीक है। इसको हम करते हैं 0.1 वोल्ट पे करते हैं, इसको हम करते हैं माइक्रो एम्पियर्स पे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्या कह रहा है? मेरे साथ आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे या नहीं कर रहे?
समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। सही है, इसको बस साथ साथ करते रहे और देखते रहेंगे। मैंने क्या किया, मैंने फेस को 15 वोल्ट सेट कर दिया। कह रहे देन इंक्रीज द बाइस वोल्टेज टू, अब हमें हमें IB 10 माइक्रो चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ये काम क्या करेंगे, हमने VCE को 15 वोल्ट मेंटेन किया और 22 वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इंक्रीज, ताकि हमारे पास IB कितना आ जाए, 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम शुरू में रन करते हैं और चेक करते हैं कितना करंट आ रहा है। अभी तो बिल्कुल जीरो है। अच्छा, 0 एम्पियर करंट क्यों आ रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझे? अगर ये 0 एम्पियर करंट है तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये किस मोड में है और 0 एम्पियर करंट क्यों आ रहा है? ये दो जवाब दे दो मुझे इसके। सर कट ऑफ मोड में। हाँ शाबाश, वेरी सर ये कट ऑफ रीजन में है। हाँ शाबाश, जब क्योंकि कट ऑफ रीजन में है तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल 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 सही है। अच्छा, कट ऑफ रीजन से बाहर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कट ऑफ में हूँ ना, मुझे कट ऑफ रीजन से बाहर आने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा कम से कम? बताओ। रेजिस्टेंस से ज्यादा है। ये है NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा है? NPN। जहां पर ये N है, ये P है और ये N है। अगर मैं चाह रहा हूं कि यहां से यहां कुछ करंट फ्लो हो, तो PN क्या होता है? PN जंक्शन होता है। PN जंक्शन का ड्रॉप कितना होता है? 0.7 0.7। हाँ, तो मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? 0.7 से ऊपर। हाँ, 0.7 से ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यार मैं यहाँ पर जो है, अब इसको मैंने स्टॉप करता हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ 1 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 0.7 से थोड़ा सा ऊपर ही है। अब मेरे पास कुछ करंट आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? मेरे पास यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3.57। मुझे कितना फ्लो करवाना है? 10 माइक्रो करवाना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 10। थोड़ा सा जी, तो मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करूंगा। मैं करता हूँ इसको 2 वोल्ट, सही है। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसको। इसको मैं कहता हूँ भैया आप 1.5 पे चेक करो कितना आ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा करना है, इसको हम करते हैं 1.7, ठीक है, समझ आ गया? 1.7 वोल्ट जब मैंने अप्लाई किया फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VCE, मेरे पास जो IB करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है? 10.2 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर तकरीबन बराबर ही है, सही है। तो मैंने ये स्टेप यहाँ पर कर दिया। वो कह रहा है रीड दिस IC लेवल, मतलब ये कि आपको, अच्छा, कह रहे हैं रीड द IC लेवल एंड रिकॉर्ड इट ऑन द लैब, रिकॉर्ड शीट। अच्छा, मैं एक साथ एक और काम ये करना है कि कह रहे हैं कि आपने IB तो साथ में देख लिया, कह रहे हैं मुझे IC भी तो बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने स्टॉप करता हूँ, मैं ये पाथ यहाँ से ब्रेक करता हूँ और मैं एक और एमीटर लगाऊंगा ताकि मैं साथ साथ IC भी देख सकूं। आ रही समझ में क्या कर रहा हूँ? पहले मैंने IB देखा, बट वो कह रहा है कि आप IC भी तो बताओ मुझे। तो IC मैंने यहाँ से पाथ ब्रेक किया, और क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, कर दिया। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इसकी डिस्प्ले रेंज मैंने चेंज कर दी माइक्रो एम्पियर्स में, इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, ये माइक्रो बहुत ज़्यादा है इसके लिए, इसको मैं मिली एम्पियर कर दूंगा, चलो, क्योंकि मेरे पास मिली एम्पियर्स में IC आता है। इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पर 1.63 मिली एम्पियर्स इज योर IC करंट। अब ये कह रहा है कि इसको आप कहाँ नोट करो, कह रहा है कि इसको किसी जगह नोट करना है। भी कहाँ नोट करना है? यहाँ करना है, सही जी। कह रहे हैं, अब गौर से बात सुनो मेरी। अच्छा, इसमें आपने कहा कि आप ये टेबल कैसे फिल करेंगे, इसको मैं जरा वो करूँ पहले, इसको एडिट करूँ ताकि आपके सामने जो है ना, पहले एडिट हो नहीं, हाँ बल्कि हुआ है। मेरा VC कितना था? 15 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। IB मेरा कितना है? 10 माइक्रो एम्पियर। तो मेरे पास इस वक्त IC कितना आ रहा है? मेरे पास IC आ रहा है 1.63। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कितना आ रहा है, 1.63।
0.63 मिली एम्पियर। सही है। अब वो कह रहे हैं कि आपका IB कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ VC थोड़ा सा कम कर दो, 10 वोल्ट्स पे ले आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मैं 10 वोल्ट्स पे ले आता हूँ। इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट्स ले आया, मैंने किया 10 वोल्ट्स। इसको मैंने वापस रन किया, कितना आ रहा है 1.54 मिली एम्पियर्स। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। इस तरीके से मैंने, अब गौर से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा IB कांस्टेंट है, मेरा IB कांस्टेंट है, मैं VC वेरी कर रहा हूँ, जिससे मेरा क्या वेरी हो रहा है IC, बट IC के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं आएगी। अभी आप देखिएगा इसको, ये बात समझ आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं IB कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए एक एक पॉइंट उठा रहा हूँ। आ रही बात समझ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा क्लियर, कुछ समझ नहीं आ रहा? जी सर आ रही है। गुड, शाबाश, मेरे से क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर 1.54, अब मैं क्या करूँगा, VC 5 वोल्ट्स करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप किया, इसको मैंने कितना किया 5 वोल्ट्स। इसको मैंने ओके किया, कितना आ गया 1.44। तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया भाई, ये आ रहा है 1.44। देन अब 2 वोल्ट्स कह रहे हैं, 2 वोल्ट्स करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने नलके की पोजीशन फिक्स की हुई है, मैं टंकी के अंदर पानी कम ज्यादा कर रहा हूँ। कितना आ गया 0.84, ठीक है 0.84 आ गया। फिर 1 वोल्ट्स किया, स्टॉप किया इसको, कितना हो गया 0.4 मिली एम्पियर। जीरो पॉइंट फोर, फिर कितना, इसको वापस किया 0.5 पे। ओके किया, रन किया, 0.19 मिली एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारी प्लॉट्स कर ली और यहाँ आ गया 0.19 मिली एम्पियर। अच्छा, इन सारे मामलात में एक बात नोट की, IB जो है ना वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। मतलब मैंने 10.2 से शुरू किया था, बट मैं 10.8 पर आ गया। ठीक है, तो उसको आप स्टार्ट ऐसे कीजिएगा कि आप कम वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे और ज्यादा की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब मुझे कितना चाहिए, अब मुझे मेंटेन करना है, कह रहा है अब 20 माइक्रो मेंटेन करो, कह रहा है। ठीक है, इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने किया 2.5 वोल्ट्स। अभी भी 20 माइक्रो नहीं आया, इसको मैं करता हूँ 2.8 वोल्ट्स, तकरीबन 21 है। ठीक है, मैंने कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये समझ आ रहा है, इसको अगर थोड़ा सा कम करना भी चाहूँ तो चले कम कर देते हैं इसको। इसको हम कहते हैं 2.7 ले लो भाई तुम। ये सही है, ठीक है 20.7 आ गया। अब मेरा करंट मेंटेन हो गया IB। अब 0.5 VC कितना है, 0.5, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.19, अभी भी 0.19 ही फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ 1 वोल्ट्स, स्टॉप किया, ओके किया, कितना कर रहा है 0.41। तो थोड़ा थोड़ा मैं बस बेसिकली आपको फर्क दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास फर्क कितना आएगा इन दोनों में। ठीक है, फर्क लाजमी आना चाहिए। फिर इसको किया 2 वोल्ट्स, रन किया 0.86। देख रहे हो, इस वाली रो में और इस वाली रो में ये सेम नहीं है, फर्क आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास IC प्रीवियस केस से थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरा VC तो उतना ही है, बट अब मेरा IB जो इनपुट करंट है वही बढ़ गया। सही है, अब मैं करता हूँ 5 वोल्ट्स, ओके किया,
कितना आ रहा है 2.2 मिली। देखे अब अच्छा खासा फर्क अब नजर आ रहा है, ज्यादा वैल्यू से फर्क नजर आता है, कम वाले पे इतना नजर नहीं आता। 2.2 मिली। अब हम करते हैं 10 पे। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि हम लोग सीरीज ऑफ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हम एक आई बी कर्व नहीं प्लॉट कर रहे, हम सीरीज प्लॉट कर रहे हैं जिसमें आई बी की वैल्यू मुख्तलिफ है, वीसी की वैल्यू उसी रेंज से वेरी कर रही है। ठीक है, कितना आ गया 3.11 मिली। ये कितना था, अब देखो डबल हो गया। समझ आ रही बात आप लोगों को मेरी? 3.11 मिली। तो ये हो क्या रहा है, ये आप बेसिकली ये चीजें प्लॉट कर रहे हो, मतलब शुरू में कुछ वैल्यूज बराबर बराबर थी, बट अब जो है मेरे पास अच्छा खासा डबल का फर्क आ रहा है। समझ आ रही? तो यही चीज आपको यही यहाँ पे भी ऐसे ही प्लॉट करोगे आप। एंड में हम करते हैं इसको 15 वोल्ट पे और चेक करते हैं कि क्या है। कितना आ रहा है 3.29। सही जी, 0.29। तो अब ये आपको इसके लिए करना है कि भाई अब आपने क्या किया, ये इस तरीके से इसको आप फिल कर लेंगे, बहुत आसान है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये तो हमने कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया इसका। अब पार्ट 2 पे आओ। पार्ट 2 ये है। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि अब आपको कह रहा है सेट द पावर सप्लाई वोल्टेजेस टू 0, स्विच ऑफ एंड देन मॉडिफाई द सर्किट एज शोन इन फिगर 7.2। अच्छा, अब थोड़ा सा सर्किट जो है इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया इसने, अब ये कॉमन बेस कर दिया इसने। पहले हम बात कर रहे थे कॉमन इमिटर की, मगर इसमें रुक जाओ, इसमें कॉमन बेस की तो उसने बात किया है और द अच्छा, बल्कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये दोनों ग्राफ्स इसी से फिल होंगे, बट इसमें फर्क ये है। सही है, अभी रुक जाओ। पहले टेबल फिल कर लिया, पहले टेबल के लिए ये सर्किट है, दूसरे टेबल के लिए भी सर्किट यही रहेगा। ठीक है, बस फर्क ये है कि वो ये कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, वीसी को फिक्स कर देना है 5 वोल्ट। मतलब ये है कि अब आपने वीसी को यहाँ पर नहीं छेड़ना, पहले हम वीसी को छेड़ देना, कह रहे हैं कि इसको आप 5 वोल्ट फिक्स कर दो। 5 वोल्ट फिक्स कर दिया मैंने। कह रहे हैं अब आपने क्या करना है, कहाँ गया ये, कह रहे हैं कि अब आप एक दफा आईबी को 10 माइक्रो करो और इससे आईसी निकालो कि क्या है। ठीक है, मैंने कहा भाई कि मैं आईबी को मैंने 10 करने के लिए मैंने यहाँ कितना वोल्ट दिया था, अराउंड 1.7 दिया था ना। इसको मैंने ओके किया, इसको मैंने रन किया, कितना आ रहा है 10 माइक्रो। ठीक है, 10 माइक्रो पे कितना करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है, इसको मैं इधर ही लिया, कितना करंट फ्लो कर रहा है 1.44 मिली। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि भाई 10 माइक्रो के मेरे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है 1.44 मिली। अच्छा, अब 20 माइक्रो के लिए मैंने करंट कितना फ्लो करेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, वीसी को नहीं छेड़ना, अब वीबी को छेड़ना है। इसको मैंने किया 2.7। ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है 2.2 माइक्रो। 2.2 मिली, सॉरी नॉट माइक्रो, गलत कह रहा हूँ मैं। अब वो कह रहा है कि आईबी को और बढ़ाओ। मैंने कहा अच्छा चलो इसको हम करते हैं 4 वोल्ट्स और 30। हमें कितना करंट चाहिए, हमें चाहिए 30 माइक्रो, हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको। सही है, इसको मैंने, ठीक है 30 माइक्रो आ गया। कितना करंट फ्लो कर रहा है 2.2, इसको मैंने किया 2.21। फिर 40 पे कितना फ्लो कर रहा है ये चेक कर लेते हैं। टू पॉइंट टू वन ही कर रहा है। ठीक है, इससे कह रहे हैं कि एच एफ, ये एच ई एफ नहीं है, ये एच एफ ई है। एच एफ ई निकालो, तो एच एफ ई कैसे निकालते हैं, बीटा कैसे निकालते हैं? व्हाट इज बीटा? सर 1/1 माइनस अल्फा। हाँ वो तो है, बट यहाँ पर हमें आईसी और आईबी गिवन है ना, तो हमें इनकी टर्म्स में निकालना है।
तो बीटा आईसी और आईबीसी कैसे निकलता है? सर IC is equal to beta IC I. upon IB. हाँ वेरी गुड, आईसी अपॉन आईबी। तो आपके पास हर केस के लिए आईसी भी आया हुआ है और आईबी भी आया हुआ है, तो इससे आप बीटा नहीं निकाल सकते क्या? ये ऐसा निकाल सकते हैं। बस तो वो करना है यहाँ पे, सही है। तो ये पहले दोनों टेबल्स इस तरीके से फेल हो जाएंगे। अब आ जाओ कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस के लिए वो कह रहा है कि अब सर्किट थोड़ा सा चेंज होगा। ये है कॉमन बेस का सर्किट, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले बेस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम जो है ना, बेस को हमें करना है ग्राउंड, सही है। और आईसी को जो है हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि हमने आई ई बी आर ई और बी ई। अच्छा, इसमें कुछ उल्टा सा नहीं किया हुआ कनेक्ट इसको। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको जो है हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। हम लोग वापस आ गए। ये सर्किट आ गया मेरा मेन कंपोनेंट। बेस को हमने करना है ग्राउंड, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस की, ठीक है जी। तो हमने ग्राउंड लिया। फिर वो कह रहे हैं कि आपने क्या कनेक्ट करना है इसके अंदर। आपने कनेक्ट करना है कनेक्टर पर एक बीसीसी और एक आरसी, सही है। ये आपका कनेक्टर है, इस पे आपने कनेक्ट करना है बीसीसी और आरसी, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। बीसीसी और आरसी कनेक्ट हो गया। अच्छा, साथ में वो कह रहा है कि आप वो भी कनेक्ट करो एक आईसी के लिए, करंट के लिए। अच्छा ठीक, इसको हमने यहाँ से ब्रेक करके ये कनेक्ट कर दिया। ये हो गया कनेक्टर वाली कहानी। फिर कह रहा है कि एक आर ई कनेक्ट करो और एक वी ई कनेक्ट करो। अच्छा, तो इसको हम और साथ में एक हो चाहिए इसको। ओके, सॉरी, इसको जो है ना मैं भूल गया। इसकी पोलैरिटी का खास ख्याल कीजिएगा, जैसा सर्किट में गिवन है वैसे ही बनाइएगा। सही जी। ठीक है, मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश कर दी है। वीसीसी लगाया, आरसी लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया। ऐसे ही लगाया मैंने, हाँ ऐसे ही लगाया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको हम अब क्या करना है, हमें ये हमने सारा कनेक्शन कर दिया। इस पे वो कह रहा है कि आप सेट वीसीबी, सेट वीसीबी टू 15 वोल्ट्स। तो वीसीबी हम लोग
अच्छा VC, हाँ तो VC और 50 वोल्ट पे कह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं ना। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, VC का प्लस इधर आ गया और VEB का। ये मैंने वैसे ही बना दिया है जैसे इसमें बना हुआ था, ताकि कोई मसला ही ना हो। कह रहे हैं सेट द पावर सप्लाई वोल्टेजेस टू जीरो, स्विच ऑफ, देन मॉडिफाई द स्थिति की कर लिया। कह रहे हैं एडजस्ट VCB टू 15 वोल्ट एंड देन इंक्रीज द बेस बाइस वोल्टेज टू प्रोड्यूस 1 मिली एम्पियर्स एमिटर करंट। अच्छा, कह रहे हैं कि आपको जो इसको पहले हम लोग इसको मिली में लेके आए। कह रहा है कुछ ठीक है, दोनों मिली एम्पियर्स में आपके पास आ गए। सो VCB 15 वोल्ट्स लाने के लिए वेट आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल 0.61। अच्छा, तो इसको मुझे जो है ना करना पड़ेगा। सही है। इतना हो गया, सही है। अच्छा, क्या कह रहा है एडजस्ट VCB टू 15 वोल्ट्स देन इंक्रीज द बेस बाइस वोल्टेज टू प्रोड्यूस अ 1 मिली एम्पियर इमिटर करंट, रीड द IC लेवल एंड रिकॉर्ड इट ऑन द लैब शीट। अच्छा, वो कह रहा है कि मैंने VCB को 15 वोल्ट पर, अगर आप गौर से देखें, दिस इज VCB। क्यों, व्हाई इज दिस VCB? बिकॉज दिस इज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड माय बेस, दैट इज 15.1 और 15 वोल्ट। ये मैंने ऑब्टेन कर लिया। कह रहे हैं कि अब आपको जो है वो बेस बाइस वोल्टेज को इंक्रीज करना है, ताकि आप जो है कि क्या करें, ताकि आपका जो इमिटर करंट है IE, जो कि ये वाला करंट है, कह रहे हैं कि ये आपके पास कितना हो जाए। ये आपके पास अब तकरीबन ही 1 मिली हुआ हुआ ही है। अगर आप गौर से देखें कितना हुआ है, 0.09। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, अगर इसको अगर मैं करूँ 2 वोल्ट्स, इसको मैंने किया ओके, नहीं बल्कि अभी इसको अच्छा खासा लेके जाना है आगे, सॉरी, इसको अभी हम लेके जाते हैं 10 वोल्ट्स तक। अब होने वाला है ये, ठीक है। इसको हमने किया, ठीक है, हो गया 1 मिली। और इसको हम कम करते हैं। ठीक है, 1 मिली तक हो गया हमारे पास। एक चीज है, इस तरीके से ये हो जाएगा। IE कुछ 1 मिली एम्पियर, इसको हमें स्टार्ट करना है इस तरीके से, ठीक है।
तो कॉमन बेस में भी इसी तरीके से करना है कि अब आपने IE अपना 1 मिली एम्पियर मेंटेन कर लिया और उसके बाद VCB को आपने पहले 0.5 रखा, देन 1 वोल्ट्स, इस तरीके से करते गए और IC निकाल लिया। इसी तरीके से फिर IE को 2 मिली एम्पियर किया और VCB को इंक्रीज करते गए, तो क्या आ रहा है, एंड देन फॉर IE को 3 मिली एम्पियर IC क्या आ रहा है वो नोट करना। फिर यहाँ पर क्या करना है, अब आपने IE 1 मिली एम्पियर किया और VCB को आप कांस्टेंट रख दिया, VCB को आपने नहीं करना, सही है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, IE आ रहा है, उसके आपने रिस्पेक्टिव IC निकाला, फिर उसके लिए रिस्पेक्टिव IC निकाला, इसके लिए रिस्पेक्टिव IC निकाला और फिर आपने निकाला HFP, इसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है IC अपॉन IE, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऊपर बीटा निकाला था, यहाँ से आप नीचे अल्फा निकालेंगे और फिर इस इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, जिस तरीके से उसने कहा हुआ है ना ऊपर, बिल्कुल पढ़ पढ़ के इसको आप प्लॉट कर लीजिएगा। तो ये आपकी लैब नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाओ लैब नंबर 8 में। लैब नंबर 8 एग्जैक्टली लैब नंबर 7 की तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा इसके अंदर होगा ये कि अब आपको क्या करना है, NPN की जगह PNP यूज करते हुए वही सारा काम पहले कॉमन इमिटर के लिए करना है, एंड देन वही सारा काम कॉमन बेस के लिए करना है और फिर वही ग्राफ्स प्लॉट करना है। फर्क क्या है, यहाँ पर हम लोग NPN यूज कर रहे हैं, वहां पर आप कौन सा यूज करोगे, PNP। PNP के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर लिखोगे 2N3904, नहीं अब आप लिखोगे 6, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये आपने लिखा 3906, 3906 लिखा, तो ये आपके पास आ गया सिलिकॉन PNP वाला। और जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा आप कनेक्ट करेंगे, तो लैब नंबर 7 और लैब नंबर 8 दोनों, लैब नंबर 7 इज फॉर PNP एंड लैब नंबर 8 इज फॉर, सॉरी, लैब नंबर 7 इज फॉर NPN एंड लैब नंबर 8 इज फॉर PNP। इस तरीके से करेंगे तो आपकी दोनों लैब्स हो जाएंगी। अब कोई मसला है तो पूछ लें, वैसे मेरे ख्याल से मसला होना नहीं चाहिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा दिया हुआ है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और करते जाइए आप। सही है, कोई मसला है तो पूछ लो। अटेंडेंस जो क्लास में आया था वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम लिख दे और वहीं से अटेंडेंस हो जाएगी, सही है। तो अब क्लास को हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास में काफी कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट लैब, हाँ बोलो। नेक्स्ट लैब फिजिकल होगी या ऑनलाइन होगी? देखो आज की लैब यूनिवर्सिटी में होनी थी, बट इसलिए नहीं होगी कि मुझे थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, सही, इसलिए मैंने नहीं आया। मैं अगर इंशाल्लाह वैसे तबीयत मेरी ठीक है अब और हो जाएगी ठीक, तो इंशाल्लाह फिर ये यूनिवर्सिटी में ही लेंगे अब नेक्स्ट लैब। वैसे मुझे ऑनलाइन वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है पर्सनली, मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो अब उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। या हम कोशिश ये करेंगे, आपस में डिसाइड कर लेते हैं, थ्योरी में आपको ऑनलाइन समझा देता हूँ, जो लैब की परफॉर्मेंस है वो हम लैब में कर लेंगे, सही है। ऐसा कोई मसला तो नहीं है, अगर हम थ्योरी ऑनलाइन कर लें और लैब परफॉर्मेंस वाली लैब में कर लें तो आप लोगों का टाइम बचेगा इस तरीके से। मतलब 2 दफा लैब होगी हमारी? हाँ, फिर 2 दफा होगी। जी सर, ये बेटर है क्योंकि फिर यूनि में हम और मतलब हाँ और प्रोजेक्ट वगैरह पे भी ना काम कर बिल्कुल, सकते हैं। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट भी यही कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कोविड की वजह से ना बच्चे कम से कम आपस में इंटरेक्ट करें, तो वो कर ये रहे हैं कि थ्योरी जो है लैब की वो ऑनलाइन पढ़ा देते हैं और जो भी लैब की परफॉर्मेंस होती है उस लैब में आके बच्चे लैब टास्क करते हैं और फिर चले जाते हैं, सही है। तो इस ठीक तरीके है से कर सर। लेंगे फिर। जैसे हमारी अगर संडे को लैब हो रही है तो मैं सैटरडे को या फ्राइडे को आपको टाइम निकाल के थ्योरी समझा दूंगा, उसके बाद संडे को आप लोग आइएगा और लैब परफॉर्म कर लीजिएगा। यस सर। सही है ना, ऐसा सही, ऐसा कर लेंगे। अब इंशाल्लाह ये है कि आपको मैं इसको रख के, अब हमारी 8 लैब्स हो गई हैं, नेक्स्ट उसमें भी हम 2 लैब्स ही करेंगे ताकि हमारी 10 लैब, क्योंकि असल में इसमें लैब ज्यादा है, इसमें 14 लैब्स है, तो अब हमें अब आगे आने वाली हर लैब को डबल डबल ही करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये कि फास्ट उसमें रहेगा और ये कि बस जल्दी जल्दी इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा आपको ये सब चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। मेरी कोशिश यही थी कि आज की लैब में ट्रांजिस्टर को बेसिक से लेकर चलूँ और फिर उसको हम लोग परफॉर्म करें ताकि आपको चीज़ें समझ आए कि कर क्या रहे हैं इसके अंदर आखिर हम, सही है। तो क्लास को फिर एंड करते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है आप लोगों का तो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।